जब देश में मौलिक अधिकार बन रही थी तो उस समय संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी समस्या ये थी कि अगर हम मौलिक अधिकार में सब कुछ अभी दे देंगे तो हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें भी मौलिक अधिकार से कम नहीं है, बहुत जरूरी है, इसको हमको देना ही चाहिए। अब जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। ग्राम पंचायत है, समान नागरिक सहायता है, फिर से नशीली दवाओं पर प्रतिबंध है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी बनाना, लेकिन उस समय हमारे पास संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे एक विशेष प्रावधान किया गया कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व बनाते हैं और राज्य जो भी योजना बनाएगी, जो भी नियम कानून बनाएगी, इसको ध्यान में रख के बनाएगी ताकि इससे जो लाभ हो जनता को वो सबसे ज़्यादा प्राप्त हो। इसलिए नीति निर्देशक तत्व बनाया गया। तो हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। ये तत्व संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माने जाते हैं और राज्य को यह निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि वह देश में एक न्याय संगत और समानतापूर्वक समाज की स्थापना के लिए अपने कदम उठाए। तो कहने का यही मतलब है कि जब हमारे पास मौलिक अधिकार बन रहे थे तो बहुत जरूरी चीजों को मौलिक अधिकार में रखा गया, और जो बहुत जरूरी होने के बाद भी थोड़े से लेस वैल्यू के हैं, लेकिन जरूरी है कि आने वाले दिनों में जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो इसको प्राथमिकता देना है। इसलिए डीपीएसपी बनाया गया और राज्य को ये निर्देश देने का काम करती है कि जो भी अपना योजना बनाओगे, जो भी अपना प्लान बनाओगे, इसको ध्यान में रख के बनाना। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया, और आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेन के संविधान से लिया। तो ये फैक्ट वाली चीज है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेष बताया। भीमराव अंबेडकर का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे, जो बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सोर्सेस नहीं थे, लिमिटेड सोर्स थे, और लिमिटेड सोर्स के जरिए हम लोग वही काम कर सकते थे। तो जो प्राथमिक चीजें थी, बहुत जरूरी चीजें थे, वो फंडामेंटल राइट्स में रख लिए, और जो रिसोर्सेस आने के बाद उसको लागू कर सकते हैं उसको नीति निर्देशक तत्व में रख दिए, जो इन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, जिस कारण केटी शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि स्टेट की इच्छा पे निर्भर करता है ये कानूनी व्यवस्था। स्टेट की इच्छा पे निर्भर करता है कि शराबबंदी कर सके या नहीं कर सके। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ क्या है कि ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट फोर्सेबल थे ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता था, और अगर कहीं छीन रहा था तो रीट के जरिए आर्टिकल 32 और राज्य का जो संविधान का जो हाईकोर्ट का आर्टिकल 226 के जरिए रीट के माध्यम से आप अपना अधिकार वापस ले सकते थे और अधिकार के लिए लड़ सकते थे। उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कर सकती थी। ये कानूनी रूप से फोर्सेबल नहीं है, लेकिन यह नीति निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में काम करता है, ताकि सरकार और स्टेट इस तरह से अपना नियम बना सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयरिक स्टेट बनाने का काम करेगी भारत को, जहां सामाजिक और आर्थिक समानता हो और प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो नीति निर्देशक तत्वों का मोटा मोटी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको देख लिए हैं। इसी के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सामाजिक और आर्थिक कल्याण। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिकों को
जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो प्राप्त हो। अब क्या था, जैसे कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग फंडामेंटल राइट्स में रखे नहीं, और जब हमारे पास पैसा आ गया तब सर्व शिक्षा अभियान 2010 में लेके आए। आपको हम बताएं फंडामेंटल राइट्स में 21A 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया कि स्टेट इस पे काम करेगी। फिर है समान वेतन। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान वेतन, महिला हो या पुरुष सबको समान पैसा मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था की गई है नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये कितना सच है ये आपको पता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण बॉलीवुड है। बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को कितना, जहां पे बहुत हाई फाई सोसाइटी है, बहुत एजुकेटेड सोसाइटी, वहां ये व्यवस्था है, तो फिर दूसरा जगह आप क्या सोच सकते हैं। यहाँ आपसे अगर सवाल पूछ सकता है मेंस में, ऑब्जेक्टिव के साथ ये भी पूछ सकता है कि कहाँ तक इन नियमों का पालन किया गया है, तो उदाहरण के रूप में आप BCCI देख लीजिए, क्रिकेट बोर्ड में, जहां पुरुष क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा पैसा मिलता है, महिला क्रिकेटर को कितना पैसा मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन स्तर। राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने के लिए उपाय करेगा जिससे कि सभी को जीवन जीने का उचित साधन प्राप्त हो सके। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हेल्थ हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे समान नागरिक सहायता हो, ये सब तो बहुत जरूरी है ना। अब आपके पास मान के चलिए कि संसाधन नहीं मिल पा रहा, नहीं कमा पा रहे हैं, तो राशन के रूप में आपको खाना तो मिलना चाहिए। सरकार का इतना दायित्व है कि भैया कोई भूखे ना मरे। तो यही सब चीजें हैं। श्रम कल्याण, मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना। मजदूरों और कामगारों के अधिकारी को रक्षा करने के लिए राज्य कदम उठाने चाहिए, इनके लिए अनुकूल कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मनरेगा की व्यवस्था बनाई गई, और जो लेबर्स हैं, लेबर के लिए एक इनकम बना दिया गया कि इससे कम इनकम पे काम नहीं करेगा। तो इसी तरह श्रम कल्याण के लिए मजदूर और कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। श्रम कानून है कि मान के चलिए काम करते करते कोई आकस्मिक घटना, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसी है, प्रोविडेंट फंड है, ये सब चीजों की व्यवस्था की गई है। न्याय की उपलब्धता, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। अब मान के चलिए कोई लिटिगेशन में कोई आदमी फंस गया, तो और उसके पास वकील करने का, प्राइवेट वकील करने का पैसा नहीं है, तो फिर उसको कानूनी रूप से उसका अधिकार खत्म हो गया, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। लड़ने के लिए उसको सरकार लॉयर देती है, सरकार सभी नागरिकों को न्याय मिल सके इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान है नीति निर्देशक सिद्धांत में। समान नागरिक सहायता अभी बहुत चर्चा में है। समान नागरिक सहायता सिविल कोड, इसमें क्या है, राज्य को देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहायता लागू करने का प्रयास चाहिए। कहने का मतलब है कि समान नागरिक सहायता सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे कि मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए शादी ब्याह और लिगेसी का, वसीयत का अलग कानून है, हिंदू के लिए अलग कानून है, वैसा नहीं है, होना चाहिए। सभी के लिए समान नागरिक सहायता का प्रावधान होना चाहिए। सातवां है पर्यावरण संरक्षण। अभी दिल्ली में देखिए, दिल्ली का एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक हो गया है। तो कहने का मतलब है राज्य को पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों को स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके। अगर छोड़ दिया जाए प्राइवेटाइजेशन की तरह कि पेड़ काटो, तो लोग तो पेड़ खत्म कर देंगे, जानवर भी मार के खत्म कर देंगे। अभी सरकार में, बिहार की सरकार ने इस बात का निर्देश दिया है कि जंगली सुअर हैं और जो नील गाय हैं उनको आप मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फसल खा रहे हैं। बहुत गलत योजना है। तो ये सब चीजें नीति निर्देशक तत्वों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या अनुच्छेद है, उसको देख लेंगे। तो अनुच्छेद 26 में क्या है, राज्य की परिभाषा। सॉरी, अनुच्छेद 36 में क्या है, तो परिभाषा है स्टेट की। और स्टेट की परिभाषा को लेकर बहुत लंबा लेक्चर फंडामेंटल राइट्स में हो गया है, तो बस यहाँ इतना जानेंगे कि यहाँ राज्य की परिभाषा करते हुए ये कहा गया है कि राज्य जो भी अपनी योजना बनाएगी या फिर जो भी कानून बनाएगी, उन नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों के तहत
बनाएगी ताकि सभी को एक वेलफेयरिक स्टेट, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो सके और सबको समान कल्याण मिल सके। तो इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दिया गया है जो केंद्र और राज्य सरकारों को कवर करती है। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकार के विधायिका, कार्यपालिका अंगों और सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। ठीक है, स्टेट की परिभाषा को दिया गया है। तो आपसे अगर पूछ दिया स्टेट की परिभाषा, आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 12 है जो फंडामेंटल राइट्स में, और आर्टिकल 36 भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगी और ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। कहने का यही मतलब है कि स्टेट इस बात का बिल्कुल भी ध्यान ना छोड़े कि जो भी वो अपना परियोजना बनाए या कानून बनाए वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 37। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी न्यायालय, अगर ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। ये आर्टिकल 37 में कहा गया कि उद्देश्य और न्यायालय की परिवर्तनीय शक्ति, उद्देश्य और न्यायालय की परिवर्तनीय शक्ति, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मौलिक है और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व बहुत मौलिक है, इसको लागू करना जरूरी है, लेकिन अगर लागू नहीं किया तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप बोलिएगा कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में। तो स्पष्ट याद रखना है कि ये फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 37 है इसका आर्टिकल। फिर है अनुच्छेद 38, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। सामाजिक और आर्थिक कल्याण, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो, यानी कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक क्या हो सकता है, अगर कोई कम पैसा कमा रहा है, खाने के लिए चावल नहीं खरीद पा रहा, तो राशन कार्ड के माध्यम से उसको चावल उपलब्ध कराए। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब हो गया, मान के चलिए कि जिस तरह से और बड़े बड़े नेता लोग और रईस लोग नेता बन के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकती है, तो सभी को राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि रेल में जो भाड़ा में छूट मिलता है, विकलांगों को छूट मिल रहा है, फिर से गरीब वंचित लोगों को उनके हिसाब से वो सर्विस ले सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में कहा गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सभी को होनी चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 38। तो हम लोग देख लिए 36 में स्टेट की परिभाषा, 37 में हम लोग देख लिए कि जो भी लोक कल्याण से संबंधित नीतियां हैं वो फोर्सेबल नहीं है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। और 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा। अब क्या है अनुच्छेद 39। इसमें नागरिकों का कल्याण, यानी कि इसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि सभी पुरुषों और महिलाओं के पास आजीविका के समान साधन हो और सभी के पास समान वेतन हो और आर्थिक ताकत का केंद्रित होना रोका जाए। मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन और सभी को समान कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। अभी इस पे हम लोग बात कर लिए कि अगर आप देखिएगा महिला क्रिकेटर का वैल्यू बीसीसीआई कितना देता है मेल और फीमेल को। आप बॉलीवुड चले जाइए,
वहां पे मेल फीमेल एक्टर एक्ट्रेस को कितना ज्यादा उन लोगों की इनकम पे डिफरेंस होता है। हालांकि यहाँ लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्टेट इसको फॉलो करती है, जैसे कि गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉलो करती है, लेकिन क्या कहीं और फॉलो हो रहा है? जो भी स्टेट की परिभाषा है वहां तक फॉलो नहीं हो रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि आर्टिकल 39 में क्या समान कार्य के लिए समान वेतन नागरिकों के कल्याण से संबंधित है, जिसमें महिला पुरुष यानी लिंग के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं करना है, आजीविका के समान साधन सबको उपलब्ध हो। वो अगर काम करना चाहता है, पुरुष को जो साधन सोर्स मिलते हैं वही सोर्स आप महिलाओं को भी जरूर दें। और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, यानी कि पुरुष टीचर हो या महिला टीचर हो, अगर पढ़ा रहे समान रही है तो समान वेतन मिलना चाहिए। कहाँ व्यवस्था है? आर्टिकल 39 में। उसी तरह है अनुच्छेद 39 ए, इसमें क्या है? न्याय तक समान पहुंच, न्याय तक समान पहुंच, निशुल्क विधि सहायता या निशुल्क कानूनी सहायता। ये कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। याद रख लेना है, अनुच्छेद 39 से 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो, ताकि न्याय तक सभी की पहुंच संभव हो सके। मतलब कि कोई भी गरीब वंचित के साथ भी अगर कोई कानूनी सहायता की जरूरत है तो सरकार का ये काम है कि उसको निःशुल्क सहायता मिले। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में फ्री विधिक सहायता के लिए एक अलग से सेल होता है, ठीक है, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 40 क्या है? यह है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। राज्य में अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, ठीक है, और उन्हें इस प्रकार सशक्त बनाएगा कि वे स्वायत्त रूप से कार्य कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए, ताकि लोग अपने स्तर पर स्वयं निर्णय ले सके और अपने क्षेत्रों का विकास कर सके। अनुच्छेद 40 के तहत क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। अब ग्राम पंचायत के गठन के बारे में क्या झगड़ा हो रहा था कि भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे कि इसको मौलिक अधिकार में मत रखिए, और महात्मा गांधी कह रहे थे कि इसको मौलिक अधिकार में रखिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को ये लग रहा था कि अगर ग्राम पंचायत में फिर से चुनाव के जरिए मुखिया सरपंच की व्यवस्था करेंगे तो फिर से छुआछूत होगा और वंचित लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायत है जो मौलिक अधिकार में जाए, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे डिसेंट्रलाइज अगर करना है समाज को, सब कुछ केंद्र के हाथ में नहीं छोड़ना है, डिसेंट्रलाइज करना है, तो आपको करना क्या होगा कि उसको ग्राम पंचायत बनाना ही होगा। तब इन दोनों के बीच एक समझ लीजिए कि समझौता हुआ कि अनुच्छेद 44 को डाल देते नीति निर्देशक सिद्धांत में। जो स्टेट को लगेगा कि पंचायत बनाना है वो पंचायत बनाएगी, और जिसको नहीं लगेगा वो नहीं बनाएगा। तो इसी के तहत क्या हुआ बाद में, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसलिए 73वें संविधान संशोधन 1992 और भाग 9 में 243 क से 243 अण तक के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इसे 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली है, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अभी हमारे यहाँ झारखंड में भी इसी तरह का व्यवस्था है, 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली है, ग्राम पंचायत है, फिर से पंचायत समिति है और फिर जिला परिषद है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया। पंचायत समिति का प्रमुख, और जिला परिषद का जिला के जो अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के बाद जो सदस्य अध्यक्ष चुनते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ग्राम पंचायत बहुत जरूरी है, डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब पावर सत्ता केंद्र के हाथ में चले जाए। तो इसके लिए पंचायत की व्यवस्था कर देगी आर्टिकल 40 में, और आर्टिकल 40 में कर देने के बाद, नीति निर्देशक तत्वों में कर देने के बाद, जो स्टेट को जरूरी लगा वो पंचायत बना रहे हैं। और 2 अक्टूबर को, फिर 2 अक्टूबर में जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ उसी के समय यहाँ पे ग्राम पंचायत जो राजस्थान नागौर में है इसकी व्यवस्था की गई, और उसके बाद ग्राम पंचायत सभी कोई अपनाया।
और 3 स्तरीय ग्राम पंचायत है। तो यहाँ आर्टिकल 39 कंप्लीट कर लिए हम लोग। 39A देख लिए, 40 देख लिए, 40 से कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान देख लिए। फिर क्या है 41, राज्यों, रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण के लिए अधिकार। इसमें क्या है कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और जन कल्याण के लिए अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सभी को काम, शिक्षा और जन कल्याण का अधिकार देने की दिशा में कार्य करेगा। मतलब कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण का जो अधिकार है, जैसे कि कुछ दशा में अब वृद्ध लोग काम नहीं कर सकता तो उसको पेंशन देना चाहिए, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन। फिर से विकलांग को जो साइकिल मिलता है वो क्या है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिल रहा है उनको जन कल्याण के लिए जो अधिकार रखते हैं। फिर शिक्षा मिल रही है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ये आर्टिकल कौन सा है 41 में। 42 में क्या है, श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति। श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति, उनके मन के उचित ऐसी परिस्थिति बनानी है ताकि वो काम कर सके। अब प्रेग्नेंट महिला को नहीं ना बोलिएगा 10 गो ईंटा मुंह में बो के चढ़ो 2 तल्ला। तो ये सब व्यवस्था की गई है आर्टिकल 42 में, 42 में। श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति, राज्य को काम के लिए न्याय संगत एवं मान्य परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। उनके मन के उचित होने के हिसाब से काम की व्यवस्था करना चाहिए और मातृत्व राहत का प्रावधान करना चाहिए। जो महिला है प्रेगनेंसी के समय अगर कोई काम करती है तो उनको 3 महीने का छुट्टी पहले और 3 महीने का बाद का छुट्टी देना और पेमेंट पूरा देना। उसी तरह पुरुषों को, प्रेग्नेंट लेडी उसकी वाइफ को ध्यान रखने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद छुट्टी मिलता है। अब इसी के तहत क्या है कि 42 के तहत उन लोगों के मनोचित दशा, प्रसूति सहायता ये सब उपलब्ध कराना है। गर्भवती महिला द्वारा कठोर प्राश्रमिक श्रम वाला काम नहीं कराना है। इस तरह का व्यवस्था 42 में कर दिया गया है। अब महिला लोग को कुछ पैसा भी दिया जाता है, पौष्टिक आहार भी दिया जाता है, आंगनबाड़ी सेवा केंद्र स्थापित किया गया है झारखंड में हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 42। अब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सरकार काम करती है और मौलिक अधिकार में कौन सी चीजें अलग है और नीति निर्देशक तत्वों में कौन सी चीजें अलग है और किस तरह से सरकार योजना बनाती है। अनुच्छेद 43 क्या है, जीवन का उचित स्तर। राज्य सभी श्रमिकों के लिए एक ऐसा जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा जो उन्हें समान और आराम के साथ जीने की अनुमति दे। सभी का यह अधिकार है कि वो जीवन का जो स्तर है एक उचित स्तर पा सके, एक जीवन निर्वाह मजदूरी उनको प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि इसी से संबंधित हम लोग देखे थे आर्टिकल 23 में बेगारी काम नहीं कराना है, बिना पैसा देके काम नहीं करवाना है। उसी तरह आर्टिकल 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी, जो जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, जिसको लेके वो अपना इनकम जनरेट कर सके, जिससे वो अपना बुनियादी सुविधा, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सके, इतना कम से कम उसको निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए, निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कौन सी है, आर्टिकल 43 में। तो यहां लिख लीजिए आप निर्वाह मजदूरी एग्जाम्पल। अब आप देखिएगा कि नेता लोग को इतना ज्यादा निर्वाह मजदूरी मिलता है कि पूछिए मत, और जो मनरेगा में काम कर रहा है उसको बहुत कम इनकम। उस समय ये लोग ध्यान नहीं देता है ये सब चीज में, बाकी संविधान में सब लिखा हुआ है। तो क्या है, यह जीवन का उचित स्तर यानी कि निर्वाह मजदूरी जैसा व्यवस्था कहाँ से है, आर्टिकल 43 में। इसी के तहत आर्टिकल 43A में क्या है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है ताकि वे अपने कार्यस्थल के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में सहभागी बन सके और अपने हितों की रक्षा कर सके।
कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मजदूर कारखाना में काम कर रहे हैं तो मजदूरी संघ बना के ये लोग जाके बोल सकता है अपना प्रेशर ग्रुप बना के कि भैया हम लोगों को दशहरा में थोड़ा सा बोनस चाहिए और इतना दिन का छुट्टी चाहिए। तो इस तरह का व्यवस्था कौन सा आर्टिकल में 43A में किया गया है। और ABCD जब कब जोड़ा जाता है, जब हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। तो इसका क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो यहाँ याद रखना है कि 43 में क्या है, 43 में निर्वाह मजदूरी यानी जीवन का जो उचित स्तर प्राप्त हो सके उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे 43 में मजदूर संघ के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या देख लिए हम लोग कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलना चाहिए लोगों को, आर्टिकल 41 के तहत कहा गया है। जैसे कि रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा के अवसर मिले, जन कल्याण की का अधिकार मिले, जैसे कि वृद्धों को पेंशन मिलता है या फिर विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है, और फिर विकलांगों को जो साइकिल वगैरह मिलता है। ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 41 में। फिर 42 में हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 42 में कि श्रमिकों के लिए एक न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां बनाना, मानव उचित परिस्थितियां बनाना। क्योंकि अगर मान के चलिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, उससे एकदम कठोर काम करवा रहे हैं तो बहुत गलत चीजें हैं। और इसी के तहत हम आपको बताएं कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को जॉब में 3 महीने पहले, 3 महीने बाद, डिलीवरी के 3 महीने पहले, 3 महीने बाद तक छुट्टी मिलती है, पैसा पूरा मिलता है, और ऐसा सिर्फ 2 बच्चों तक रह सकता है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 43। इसमें जीवन का उचित स्तर के बारे में हम लोग जाने कि एक निर्वाह मजदूरी सबको मिलना ही चाहिए। काम करने वाले हैं तो उसको इतना तो मिलना चाहिए कि वो निर्वाह कर सके। इसमें लग्जरियस मजदूरी के बारे में बात नहीं है, इसमें सिर्फ निर्वाह मजदूरी के बारे में बात है। फिर आर्टिकल 43A 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मजदूर संघ की व्यवस्था के बारे में बात किया गया। तो इतने सारे आर्टिकल्स हम लोग देख लिए हैं। अब क्या है, 43B है। 43B में क्या होता है, सहकारी समिति के बारे में बात किया गया। सहकारी समिति क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेट कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि सुधा डेयरी जो देख रहे हैं आप, या मेधा डेयरी, ये सब देख रहे हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है ना। वो लोग क्या बनाया, अपना सोसाइटी बनाया। जैसे सेल्फ हाउसिंग ग्रुप होते हैं ना, महिला समितियां, वो लोग करते क्या है कि कुछ पैसा जमा किए, उसके बाद या तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो सुधा डेयरी जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया, या फिर वो लोग उसी पैसे को एक लघु बैंक की तरह किसी को लोन दे रहे हैं। तो क्योंकि हमको पता था कि जब हम लोग आजाद हुए थे उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं था, पैसा और संसाधन नहीं होने के कारण हम लोगों को जरूरत था कि ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटियां जरूरी है, तो इसका प्रावधान किया गया। और जब देखा गया कि बहुत जरूरी है, अभी भी बहुत जरूरी है। आप देखो एजुकेशन के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम कर रही है, फिर भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे एनजीओज हैं, तब जाके एजुकेशन का इतना अच्छा स्तर है। जितना भी कॉन्वेंट स्कूल है, सब जगह आदमी धर्म का राजनीति जरूर करता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में सब कोई अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है। क्यों? रीजन है कि बहुत अच्छा एजुकेशन के लिए आप अपना बेहतर चयन करते हैं। तो इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का व्यवस्था देखा गया और जरूरत के हिसाब से संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य है सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहन देना और संरक्षण देना, ताकि देश में सहकारी भावना को बढ़ावा मिल सके और आर्थिक विकास सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सहकारी समितियां ग्रामीण और शहरी में आर्थिक विकास, कृषि में सुधार, क्रेडिट सुविधाएं और छोटे व्यवसायों में सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अनुच्छेद 43B का उद्देश्य उन्हें एक संरचनात्मक और प्रोत्साहित वातावरण प्रदान करता है, जिससे ये अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। आर्टिकल 43B में
अब यहाँ 43A B हम 43 में देख लिए हैं, निर्वाह मजदूरी की बात थी। 43A में देख लिए हैं हम लोग मजदूर संघ के बारे में बातें थी, और 43B में सहकारी समिति का चर्चा। ठीक है, अब हम लोग अगला आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 44 क्या है? समान सिविल सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सभी, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए जो कानून व्यवस्था वो समान हो। लेकिन अभी क्या है कि मुसलमानों के लिए शादी ब्याह का अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, सबके लिए अलग अलग कानून है। उसी तरह उनकी लीगेसी को लेके अलग कानून है। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि बाद में जब राज्य को समझ में आए कि इस तरह का नियम होना चाहिए, तो आपको समान नागरिक सहायता उस समय आप बना लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काम कर लीजिएगा। तो ये क्या है? आर्टिकल 42 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या है? तलाक, शादी, वसीयत, इस सब से संबंधित कानून के बारे में चर्चा है। राज्य को पूरे देश में एक समान नागरिक सहायता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से क्यों न संबंधित हो। क्योंकि अगर मान के चलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए इस तरह शादी का, तलाक का और वसीयत का अलग अलग कानून है, तो सोचिए कोर्ट के ऊपर कितना प्रेशर बनता होगा। और यही सब कारण है कि कानून व्यवस्था में आज इतना ज्यादा टाइम लगता है। तो अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह देश में एक समान नागरिक सहायता, सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान कानूनी व्यवस्था बनाए। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाना, ताकि सामाजिक एकता और समानता को बढ़ावा मिल सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सारी व्यवस्था है। महत्व क्या है? समान नागरिक सहायता लागू करने से देश के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकरूपता आएगी और समाज में एकता और सामरस्यता बढ़ सकती है। मोटा मोटी कहने का यही मतलब है कि सबके लिए अगर एक कानून बनाएंगे तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। यह व्यक्तिगत कानूनों में सुधार लाने का प्रयास है, जो महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करता है और सशक्त बनाता है। वर्तमान स्थिति क्या है इसका? अनुच्छेद 44 को संविधान में शामिल किए जाने के बावजूद भारत में अभी भी विभिन्न धर्मों के लिए, अलग अलग धर्म के लिए व्यक्तिगत कानून है। जैसे कि हम आपको बताएं, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, ईसाई विवाह अधिनियम। और इसके कारण क्या होता है? समान नागरिक सहायता लागू करना एकदम संवेदनशील, एकदम सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि जहां पर किसी और धार्मिक परिवर्ती को अच्छा, उनको फायदा लग रहा है, वहां के मजबूत संघ, प्रेशर ग्रुप फायदे में है, तो चाहेंगे कि यही वाला कानून चले। लेकिन जो वंचित होंगे, जिनसे उनको इन कानूनों से नुकसान होगा, वो तो चाहता होगा चेंज करना। तो यही कहने का मतलब बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आता है कि उसका आर्टिकल 44 क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, महत्व क्या है, वर्तमान स्थितियां क्या है। अब है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 साल तक के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और आप जानते हैं कि 21A यानी 66वां संविधान संशोधन 2002 में इसको शामिल कर दिया गया है। मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ चुके थे, सर्व शिक्षा अभियान 2010। तो 45 में क्या है? बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य नियम बनाएगी, और जब लगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है,
शिक्षा से बहुत अच्छा विकास होगा जनता का, तो हम लोग 2002 में 66वां संविधान संशोधन किए और शिक्षा को अनिवार्य कर दिए और 2010 में सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया। अब है अनुच्छेद 46, एसटी एससी ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान। 46, राज्य में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 46 में। इसके साथ ही वह सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 46 में क्या है? एसटी एससी ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान है और उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करेगा। आप देख रहे हैं कि एसटी एससी ओबीसी को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि उनको अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी काबिलियत को जारी रखने के लिए उनको पिछले जनरेशन में शोषण का सामना करना पड़ा। तो यही सब रीजन है कि आर्टिकल 46 में एसटी एससी ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। तो अगर आपसे पूछ दिया एग्जाम में एसटी एससी ओबीसी का प्रावधान कहाँ था, तो आर्टिकल 46 में है। और साथ ही यहाँ पे ये क्यों लाया गया? तो शोषण से उनकी सुरक्षा कराने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। चाहे चुनाव हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एडमिशन हो, आपको 46 के तहत एसटी एससी ओबीसी इस सब के लिए रिजर्वेशन वाली सीटें आपको मिलती हैं। फिर अनुच्छेद 47, 47, राज्य में यह कर्तव्य होगा कि जनता के पोषण का स्तर, यानी कि जनता को न्यूट्रिश पौष्टिक खाना मिले, जैसे कि बच्चों को मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील जीवन स्तर को बढ़ाए और उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने का काम करना है। मतलब कि उनको पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील मिला, तो जो नशीली दवाएं हैं, शराब है, बंद है, क्योंकि आप सुनते होंगे कि गुजरात में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है। तो जैसे जो स्टेट अगर कहीं पे शराब बंदी करता है तो उसको सेंट्रल से कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है टैक्स के रूप में, क्योंकि उस समय हम लोग का बहुत सारा पैसा, जब संविधान बन रहा होगा उस समय बहुत सारा पैसा टैक्स वगैरह से शराब वगैरह में आता होगा, तो लोग को लगा होगा, मेरा अनुमान है कि लगा होगा कि नहीं भाई अभी बंद कर देंगे तो टैक्स कैसे आएगा। और स्टेट भी अगर चाहे तो शराब और नशीली दवाओं को बंद कर सकती है, इसलिए अलग अलग स्टेट में ये बात का प्रावधान है कि शराब यहाँ बंद है। हालांकि अगर एक स्टेट बंद करती है तो पड़ोसी स्टेट में घुस के लोग शराब पीते ही हैं, लेकिन यह नियम लागू हो जाता है अगर मान के चलिए आप झारखंड में शराब पिए और पीते हुए उसका असर है 4 घंटे तक, उसका मिनिमम असर होता है, उसको चेक करने का जो मीटर्स है वो 4 घंटे 5 घंटे तक काम करता है। अब झारखंड में पढ़े 1 घंटा पहले पिए और 1 घंटा बाद जाके बिहार में चेक किया, पकड़ लिया, तो वहाँ कानूनी जो व्यवस्था वो लग जाएगा आप पे। तो यह है अनुच्छेद 47 में। इसमें क्या है? इसके साथ ही यह राज्य के मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने का प्रयास करना चाहिए, सिवाय उन पदार्थों को जो औषधीय उद्देश्य के लिए आवश्यक है। मिर्जापुर देखे होंगे तो मिर्जापुर में क्या होता है, वहाँ पे अफीम की खेती का कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत बड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि वहाँ की अफीम खेती करने को मिला तो वो अफीम खेती करने के बाद भले नशीली चीज़ है पर उसका उपयोग औषधि के लिए भी किया जाता है, तो इसके लिए टेंडर निकालता है। तो मिर्जापुर वाला जो सीरीज है उसमें सारी व्यवस्था इसी चीज पे निर्भर थी, क्योंकि अगर जिसको टेंडर मिल रहा था वो उससे ज्यादा पैसा, ज्यादा उत्पादन करके सरकार को गुमराह करके पैसा कमा रहा था और उसी के तहत मिर्जापुर हैंडल कर रहा था। तो यही था अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 45 में हम लोग क्या देख लिए कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था जरूरी था, जो बाद में देखते हुए 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार में भी शामिल करके इसको क्या कर दिया गया, जरूरी बना दिया गया।
46 में क्या है, एसटी एससी ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान जरूरी था, क्योंकि इसमें क्या था कि शोषण से उनकी सुरक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से काम हो। और 47 में क्या है, जनता का पोषण स्तर बनाने के लिए और साथ में नशीली दवाओं और मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएं अपने इच्छा के अनुसार स्टेट, इसके लिए आर्टिकल 47 है। अनुच्छेद 48 क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करने का प्रयास करेगा और गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और कृषि कार्य में सहायक पशुओं की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाएगा। कहने का यही मतलब है कि आधुनिक खेती के बारे में बात कर रहा हूं। आधुनिक खेती बहुत जरूरी है। अब जैसे क्या है, खेती से संबंधित जितना भी काम है, लोन है, ये कौन करता है, नाबार्ड करती है। और सब्सिडी के यही सब कारण है कि आपको सब्सिडी मिलता है यूरिया में, आपको सब्सिडी मिलता है ट्रैक्टर का मशीन में, क्योंकि चाहती है गवर्नमेंट कि आप आधुनिक खेती करें। और इसी के तहत यह प्रावधान है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि हमेशा गाय काटने की बात है, उसको किसी स्टेट में प्रतिबंध है तो कहीं पे लोग खा रहे हैं, तो यही चीज है कि इसी के तहत आप गाय को या फिर किसी भी अन्य दुधारू पशु को हत्या से रोक लगा सकते हैं अनुच्छेद 48 के तहत। और इसका वर्तमान कंडीशन क्या है, कई राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 48 के प्रावधानों का पालन करते हुए गायों और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारें कृषि सुधार और पशुपालन के विकास के लिए विभिन्न योजना और कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, पशु स्वास्थ्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आदि। इस प्रकार अनुच्छेद 48 भारत में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देता है और पशुधन के संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य को प्रेरित करता है। तो यहाँ याद रखना आर्टिकल 48 में क्या है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें आधुनिक खेती के बारे में बात किया गया है, साथ में दुधारू जो हमारे पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाने का भी प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 48 में। अब 48A में क्या है, 48A में इसी के तहत जोड़ा गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत 48A जोड़ा गया और इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई, इसमें पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है। तो ये क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट है, अब क्या है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो शेड्यूल कास्ट 1 में जो भी पशु पक्षी आएंगे आप उसको मारिएगा तो फिर उस पर आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, 3 साल की सजा और 10,000 से अधिक का जुर्माना प्रावधान है, या फिर दोनों। तो ये सब है अनुच्छेद 48 में। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक सांप पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाइथन, रॉक पाइथन, वो झारखंड में ही मिलता है। तो रॉक पाइथन क्या है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आता है। अब उसको अगर आप छूते हैं या फिर उसको मारते हैं तो उसके तहत अगर कहीं कोई देख लिया, आपसे कोई अधिकारी देख लिया, तो उसमें आपको यही है कि उसमें सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी है, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि अगर ये सब नहीं रहता, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून नहीं बनाया जाता, तो जितना पेड़ तो अभी कट रहा है और सोचिए कितना कटेगा। तो ये था आर्टिकल 48। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट में इसको जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो उसको भी क्लियर कर लेंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछिएगा।